हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर कह लीजिए बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा सेशन देखने वाले हैं। अगर आपने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम का सिलेबस देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि उसमें बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक है जिससे आपसे 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 10 नंबर का। तो उसी से संबंधित शिक्षा और मनोविज्ञान एक टॉपिक है जिसका आज हम इस वीडियो में थ्योरी क्लास भी लेंगे। छोटा सा थ्योरी का मतलब उतना ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जहाँ से बन सकते हैं वो पॉइंट्स को हम जरूर देखेंगे। उसके अलावा हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। हॉस्टल वार्डन के अलावा कोई सा भी एग्जाम, जैसे आप देखेंगे तो जो प्री बीएड का एग्जाम होता है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के अलावा प्री बीएड का एग्जाम होता है या फिर सीजीटीईटी का जो एग्जाम होता है, इसमें भी ये टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप सभी को बहुत मजा आएगा और एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा और भी एग्जाम्स जहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप सभी को मदद करेगा ये वीडियो आप सभी को। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उस चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हम वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल जाता है। और इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट होता है तो हम सभी मिलकर उस डाउट को शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी आपको समझाते हैं। और हाँ, जब भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो आप अपने साथ पेन पेपर लेके बैठेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जब मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो उन फैक्ट्स को आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो साइकोलॉजी वर्ड है, ठीक है, या फिर कह लीजिए मनोविज्ञान, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो कि कह लीजिए ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसको लैटिन भाषा भी कहते हैं, ग्रीक भाषा भी कहते हैं। तो इसी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है साइकी और लोगोस, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द आपको साइकिस दिख रहा है, इस साइकी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है आत्मा, ठीक है। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। और आप सभी को पता है लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना या फिर अध्ययन करना, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या हो गया? स्टडी करना या फिर अध्ययन करना। सिंपल मतलब ये हो गया कि मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो गया? आत्मा का अध्ययन करना। और बहुत सारे इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, तरह तरह के लोगों का मत होता है इसको परिभाषित करने का। तो यहाँ पे हम परिभाषा को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मनोविज्ञान का परिभाषा है इसको किसने दिया। तो 3-4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्या है? सबसे पहला जो ये पूछा जाता है, स्किनर के द्वारा एक मनोविज्ञान का परिभाषा दिया गया, उसका क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा परिभाषित किया गया था। वहीं पर जो मैकडूगल है उसके द्वारा क्या? मनोविज्ञान जीवित पदार्थों से या जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है। उसी तरह क्रो एंड क्रो का क्या परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है। और लास्ट में जेबी वाटसन का क्या परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको आपको नोट करके रखना है, या फिर इस वीडियो का जो ये वाला जो शॉर्ट्स है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो बहुत कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका अलग अलग मत होता है मनोविज्ञान को लेकर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो मनोवैज्ञानिकों के कुछ नाम दे किया हुआ, जैसे अरस्तु हो गया, प्लेटो और डेकार्ट, इन्होंने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। वहीं पे जो पेम्पोनोजी है, इन्होंने मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को, ठीक है। इसके बाद विल्हेम वुंट हो गया, विलियम जेम्स हो गया, इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। उसके अलावा जो जेबी वाटसन हो गए, जेबी वाटसन के अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो स्किनर, जेबी वाटसन के अलावा स्किनर हो गया। कुछ और भी नाम यहाँ पे लिखता हूँ, एक है वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ। इसके बाद मैकडूगल,
मैकडूगल के बाद जो थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक, ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, जो कि वर्तमान में इसी चीज को माना जाता है 20वीं सदी के अंदर कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और भी फैक्ट्स आपको यहाँ पे मैं मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आपको ऐड करके रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए। जैसे कि जो केलर है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, केलर ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है। केलर के अनुसार जो मनोविज्ञान है उसका जनक किसको, अरस्तु को माना गया है, ठीक है, किसको, अरस्तु को माना गया है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जाएंगे तो अगर पूछेगा कि अगर डायरेक्ट अगर पूछ दे आपसे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है और ऑप्शन में अगर अरस्तु नहीं दिया है तो आपको क्या टिक मारना है, तो विल्हेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, एक मनोविज्ञान का नाम लिखता हूँ, मनोवैज्ञानिक का, विल्हेम वुंड, ठीक है, विल्हेम वुंड, ठीक है, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, विल्हेम वुंड, ठीक है, याद रखना है। तो विल्हेम वुंड जो है, इनको आधुनिक, कह लीजिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी बोल देगा। अगर मनोविज्ञान का जनक पूछेगा और अगर अरस्तु नहीं दिया तो आप विल्हेम वुंड को आराम से मार दीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद एक चीज पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपको माना जाएगा थॉर्नडाइक को। किसको मानेंगे, इसका पूरा नाम एडवर्ड एल, मैं यहां पे लिखता हूं, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मनोविज्ञान है उसके जनक विल्हेम वुंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ये वुंड ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, विल्हेम वुंड को माना जाता है। केलर के अनुसार अरस्तु को माना गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जाएंगे तो जो मनोविज्ञान को तरह तरह के कई संप्रदायों में बांटा गया है, जो कि कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको भी आपको नोट करके रखना है। जैसे लगभग यहाँ पे 9-10 मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, जिसमें से एक जो है संरचनावाद, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है, इसको किसने, अगर बोलेगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि किसके द्वारा इस संप्रदाय को प्रतिपादित किया गया था, तो ऐसे भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आपको याद रखना है कि जो संरचनात्मक या फिर संरचनावाद है, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहा जा रहा है, और ये भी याद रखिएगा ये जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो विल्हेम वुंड के द्वारा, ठीक है, विल्हेम, जो मैं पीछे बताया, विल्हेम वुंड के द्वारा ही इसको प्रतिपादित किया गया था, जो कि एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, और 1890 में इसका प्रतिपादन किया गया था। और एक चीज ये भी याद रखना है कि जो संरचनावाद है ये सबसे प्रथम, ठीक है, सबसे प्रथम और सबसे प्राचीनतम मनोविज्ञान का संप्रदायों में से एक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद प्रकार्यवाद, जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इसको याद रखना है, इसका प्रतिपादन सन 1895 के अंदर किसके द्वारा, तो विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, विलियम जेम्स के द्वारा। और जो विलियम जेम्स है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी का विरोध किया है या फिर किसी का आलोचना किया है तो संरचनावाद का किया है, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संरचनावाद का या फिर स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे ज्यादा आलोचना किया है, तो विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। और विलियम जेम्स ने ही 1895 में प्रकार्यवाद या फिर फंक्शनलिज्म का प्रतिपादन किया था। ये जो प्रकार्यवाद है, ये मुख्य रूप से इसका मुख्य विषय वस्तु जो है चेतना पर आधारित होता है, ठीक है, किसके ऊपर, चेतना के ऊपर ये आधारित होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं व्यवहारवाद, जिसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादन 1913 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1913 के अंदर, किसके द्वारा, तो जेबी वाटसन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और इन्होंने ये कह सकते हो ना कि ये जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म है, इसमें ही जो क्या बोलते हैं मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया गया था, ठीक है। ये जो बिहेवियरिज्म है या फिर व्यवहारवाद है, इसने ही, यह संप्रदाय ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है। इसके बाद है अगला है समग्रवाद, जिसको हम गेस्टाल्ट कहते हैं। इसका जो संपादक कह लीजिए या फिर इसका प्रतिपादन मैक्स वर्दीमर के द्वारा किया गया था। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैक्स वर्दीमर, ठीक है, मैक्स वर्दीमर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिसिज्म, ठीक है, साइको एनालिटिसिज्म। ये जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। तो ये सब एक बार एटलीस्ट नाम को देख के चले जाइएगा, क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है निर्मितवाद, जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको जरूर याद रखिएगा, जिससे इसे संरचनावाद हो गया, प्रकारवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया और ये निर्मितवाद, इसको याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और ये जो जीन पियाजे हैं, निर्मितवाद के अंतर्गत इन्होंने जो मन है, मन की तुलना किससे? कंप्यूटर से किया था। मन की तुलना किसके साथ किया है इन्होंने? कंप्यूटर के साथ किया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है प्रेरकीवाद, जिसको मोटिवेशनलिज्म कहा जाता है। मोटिवेशनलिज्म का जो संस्थापक है यह है विलियम मैकडूगल। पीछे भी इनका नाम आया था, मैंने बताया था, विलियम मैकडूगल, ठीक है, विलियम मैकडूगल के द्वारा किया गया था। और इस प्रेरकीवाद के अंतर्गत जो मनुष्य की 14 मूल प्रवृत्तियां होती है और जो क्रिया होती है उस पर बल दिया गया है। इसके बाद है मानवतावाद, जिसको ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया गया था या इसका जो संस्थापक थे उनका नाम था अब्राहम मेस्लो, अब्राहम मेस्लो। और लास्ट जो है साहचर्यवाद, जिसको हम एसोसिएशनिज्म कहा जाता है, इसके संस्थापक थे ब्रिटेन के एक महान मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है जॉन लॉक, जॉन लॉक, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये सब कई बार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको मैंने यहाँ पे आपके इंक्लूड किया। अब आगे से मैं एमसीक्यू की शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे जैसे जैसे याद आते जाएगा मैं वहाँ पे इंक्लूड करते चलूंगा, तो आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। अब ये बहुत सारे एमसीक्यू जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ जो है जो अनपूछे हुए, जो मतलब बिना पूछे हुए जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। यथार्थवाद में, प्रयोजनवाद में, प्रकृतिवाद में या फिर आदर्शवाद में। कहाँ ये देखने को मिलता है, कहाँ परिलक्षित होता है, आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आदर्शवाद, ठीक है। तो मूल्य जो है प्रत्येक मनुष्य में निहित होता है और ये आदर्शवाद में परिलक्षित होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये आदर्शवाद है इसका अगर जनक पूछ ले तो आपको याद रखना है आदर्शवाद के जनक यूनानी दार्शनिक प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। प्लेटो जो ये कहाँ के हैं भाई? तो ये यूनानी दार्शनिक है, इन्होंने ही ये फिर इनको ही कह लीजिए कि आदर्शवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि जो कथित वास्तविकता होता है, ठीक है, जो कथित वास्तविकता होता है वो जो वास्तविकता से परे होता है और दुनिया में एक किसी भी बात के लिए एक सार्वभौमिक विचार होता है। इसीलिए इनका जो ये वाक्य था, ये जो उनकी जो खोज थी या फिर जो डेफिनेशन था, उसी के माध्यम से इनको आदर्शवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है या फिर यह परिभाषा किसने दी है? डेविस ने, बीएफ स्किनर ने, जीन पियाजे ने या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा ये परिभाषा दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएफ स्किनर, ठीक है। स्किनर का नाम हमने पहले भी देखा और ये भी देखा कि स्किनर ने क्या परिभाषा दिया है। तो इन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका दूसरा परिभाषा क्या था वो तो मैंने शुरू में बताया था, स्किनर के द्वारा ही, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख के जाइएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का, तर्क शास्त्र का या फिर भौतिक शास्त्र का या फिर समाज शास्त्र का? तो ये भी याद रखना है कि जब शुरुआती दौर था तो उस समय जो मनोविज्ञान था, जो साइकोलॉजी था, उसको दर्शन शास्त्र के अंदर रखा जाता था। इसके लिए कोई सेपरेट शाखा नहीं बनाया गया था। अब क्या हो गया है कि जो मनोविज्ञान है उसको विज्ञान की एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन ये कह लीजिए कि पहले दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा अंग था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो मनोविज्ञान शब्द है
इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सन 1590 में किसके द्वारा? तो रुडोल्फ गॉलकाय के द्वारा। रुडोल्फ गॉलकाय इसके द्वारा ही, या फिर कह लीजिए इनके द्वारा ही सबसे पहली बार मनोविज्ञान शब्द को प्रयोग किया गया था। चौथा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए खाली स्थान किसकी आवश्यकता होती है? प्रेरणात्मक कहानियों की, शैक्षिक निर्देशन की, मनोवैज्ञानिक मापन की, या फिर शिक्षक निर्देशन की? किसकी आवश्यकता होती है? याद रखिएगा शैक्षिक निर्देशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है कि अगर जो विद्यार्थी हैं उनकी योग्यता या फिर उनकी बौद्धिक क्षमता या फिर अभिरुचियों से उनको बताना है कि तुम्हारे अंदर किस तरह की बौद्धिक क्षमता है, क्या योग्यता है, क्या अभिरुचियां हैं, तो उसके लिए एक शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीजों का अवलोकन आवश्यक है। वो दो चीज क्या है? अवधान तथा स्मृति, अनुक्रिया तथा उद्दीपक, अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद, या फिर चौथा विकल्प है स्मृति तथा अनुक्रिया। क्या दो महत्वपूर्ण चीज है जो कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए आवश्यक होते हैं? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रिया तथा उद्दीपक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है अनुक्रिया तथा उद्दीपक, ये दो ऐसे चीज हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग करके अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो ये अनुक्रिया और उद्दीपक का जो सिद्धांत है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी में जो सिद्धांत है कौन सा? अनुक्रिया और उद्दीपक का, अनुक्रिया एवं उद्दीपक। ठीक है, अनुक्रिया एवं उद्दीपक का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, थॉर्नडाइक, जिनको हम क्या बोल रहे हैं कि ये शिक्षा विज्ञान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा ये अनुक्रिया और उद्दीपक का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, और इन्हीं को क्या बोला मैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वां प्रश्न है स्क्रीन पर आप सभी के लिए कि खाली स्थान पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्त्य पर दिए गए आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप जीनोटाइप पर संभावित उपलब्धि फिनोटाइप के प्रसार के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप सब बायो पढ़े होंगे तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आप सभी को पता होगा। जीनोटाइप क्या होता है कि जब जीन का ट्रांसफर होता है या फिर कह लीजिए कि कई सारे जीन्स के मिल के जब एक नया जीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें किस तरह के जीन्स वहां पे हैं, ठीक है, अवेलेबल है वहां पे, उसको हम जीनोटाइप के रूप में देखते हैं। लेकिन वो जीन्स के माध्यम से किस टाइप का जो है दिखाई देता है कोई जीव, उसको हम फिनोटाइप के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो इसका एक बेसिक जब मैं कभी जब बायो की क्लास लूंगा तो वहां पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बट अभी आप ये याद रखिए, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो बताना है कि आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप जीनोटाइप और संभावित उपलब्धि फिनोटाइप के प्रसार के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। प्रतिक्रिया प्रसार का, अवसीमा प्रसार का, प्रतिवर्त प्रसार का, या फिर आनुवंशिक प्रसार का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया प्रसार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। 7वां प्रश्न है कि रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति या फिर करियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसके लिए सबसे उपयोगी होगा या फिर उपयुक्त होगा? औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, या फिर मानव कारक मनोविज्ञान, क्या उसके लिए परफेक्ट होगा? तो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास, रमेश के अलावा आप किसी भी इंसान की बात कर लो, उसके पास एक ऐसी अभिरुचि रखता है, किस चीज में अभिरुचि रखता है कि लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता चल जाए कि लोगों का किस तरह का व्यवहार करते हैं तो लोगों का एक संगठन बना सकता है, और संगठन बनाने के बाद हो सकता है कि वो अपना औद्योगिक का कार्य कर सके या फिर कोई संगठनात्मक मनोविज्ञान के लिए, मतलब इसको वो अपना करियर बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही उसके लिए एक सटीक आंसर दिख रहा है।
ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। 8वां प्रश्न है कि भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1887 में, 1879 में या फिर 1590 में? देखिए इस क्वेश्चन को एक्चुअली में सीजी व्यापम जो टीचर का भर्ती 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया था, लेकिन इसको एलिमिनेट कर दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई सही तरीके से बता नहीं रहा कि भारत में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था। अगर ये पूछता कि भारत में बाल विकास के अध्ययन, ठीक है, भारत में बाल विकास के अध्ययन को कब प्रारंभ किया गया या फिर कब उसको विशेष रूप से पढ़ने की बात शुरू की गई, तो ये 1930 लिया जा सकता था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं था इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो बाल विकास शब्द आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ दे आपसे कि बाल विकास के जनक कौन है, भारत में नहीं मतलब ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, मतलब बाल विकास के जनक कौन है, तो स्टैनली हॉल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैनली हॉल। एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, अगर बाल विकास की मैं बात कर रहा हूं तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, ये है ICDS, आपने सुना भी होगा, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ ICDS, इसको बोलते हैं भारत में, ये भारत का ही एक प्रोग्राम है, इंडिया में ही एक प्रोग्राम है ICDS, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा या फिर कह लीजिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसकी शुरुआत या फिर ये जो योजना थी ICDS जो योजना है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो याद रखना है ये 1975 में हुआ था। ठीक है, कब? 1975 में। ये जो ICDS योजना है इसकी शुरुआत सन 1975 में हुआ था और डेट भी अगर याद रखना है तो रख सकते हैं 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से ICDS योजना की शुरुआत किया गया था और इसका जो शुरुआत कहाँ से किया गया था, तो शुरुआत दिल्ली के जामा मस्जिद से किया गया था, वहीं के आसपास। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए था। 9वां प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गॉल्टन ने, कर्ट लेविन ने, वुंट ने या फिर वॉटसन ने? किसके द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी? तो विल्हेम वुंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो विल्हेम वुंट ने ही 1879 में, ठीक है, 1879 में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ? तो जर्मनी के लिपजिंग एक शहर है, वहीं पे इसकी स्थापना किया गया था, जर्मनी के अंदर। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच के जो संचार होता है उसको क्या कहते हैं? संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संचार इसको कहा जाता है। ठीक है, पारस्परिक संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिया गया है, इसमें से कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है, इसके बाद उचित विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। दूसरा कथन है संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। तो ये करता है, नहीं की वजह से ये कथन जो है गलत हो रहा है। बाकी पहला कथन जो है ये सही है कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं या फिर समाज की बात कर लो, उन सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, इसीलिए कथन एक जो है बिल्कुल सही होगा, लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन जो है प्री DLED 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न है कि यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं IQ को, के आधार पर बच्चों को निश्चित समूहों में अलग ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जो टीचर है वो IQ लेवल के हिसाब से अलग अलग बच्चों का अलग अलग समूह बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही सूटेबल होगा? यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है, या फिर IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को उनके IQ लेवल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में नहीं बांट सकते, क्योंकि जो IQ वाला जो एक अवधारणा है ये स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, और साथ ही साथ किसी बच्चे को हम ये लेबल करके नहीं कर सकते कि इसका IQ इतना है, इसको अलग रखो, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर पे कि छात्र खाली स्थान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है।
सीखकर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर या फिर घर पर रहकर। कैसे वो सीखेगा? अनुकूलित होना। अनुकूलित होना का मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में एकोमोडेट हो जाना, अनुकूलित हो जाना। वो कैसे सीख सकता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये स्कूल के माध्यम से ही सीख सकता है, ठीक है। वो किताब से तो सीख नहीं सकता कि भाई ऐसे रहना, या पढ़ के नहीं सीख सकता। घर में रहकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर केवल घर में रहेगा तो केवल घर के अंदर के लोगों के साथ ही वो अनुकूलित हो सकता है। लेकिन स्कूल में जाएंगे तो अलग अलग परिवारों से, अलग अलग घरों से आए हुए अलग अलग बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग एनवायरनमेंट से आए हुए होते हैं। तो उन सब के साथ मिलकर एक अनुकूलित हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि एनसीटीई क्या है? शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर शिक्षक का राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या है? देखिए, एनसीटीई जो है एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, ठीक है। और इसका अगर स्थापना कब हुआ था, अगर पूछ देना एनसीटीई का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। एक एनसीटीई एक एक्ट आया था, याद रखना है, एक एनसीटीई एक्ट आया था। ये एक्ट आया कब था? तो 1993 में आया था, और इसी एक्ट के तहत एनसीटीई का स्थापना किया गया था 1995 में, ठीक है। और जो एक्ट आया था इसको एनफोर्स कब किया गया था, इसको लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1995 को, ठीक है। 1 जुलाई 1995 को लागू कर दिया गया था। चलिए बनते हैं 15 नंबर के प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन तो शायद पीछे भी रिपीट हो गया। गॉल्टन, कर्ट लेविन, वुंड या फिर वाटसन, किसके द्वारा? ये सीजी व्यापम असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा जा चुका है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया कि इसका जो स्थापना है विलियम वुंड के द्वारा 1879 में किया गया था। जर्मनी का लिप्जिंग जो शहर है वहां पर किया गया था। 16 नंबर का प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा जा चुका है। किसने कहा था? तो ये कथन जो है स्किनर का है। स्किनर ने ही कहा था कि जो विकास है, ठीक है, मनोविज्ञान के अनुसार जो विकास है या फिर डेवलपमेंट होता है, वो जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लो तो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर के द्वारा कहा गया था। 17 नंबर का प्रश्न, 17वां प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, रॉस ने, एनास्टसी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, रॉस के द्वारा। रॉस के द्वारा कहा गया था यह कथन कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और ये सही भी है, ठीक है। वातावरण हम सभी जीवों को बहुत अधिक प्रभावित करती है, ये रॉस के द्वारा कहा गया था। 18वां है कि लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइकी का अर्थ क्या होगा? अंतःमन, चित्त, सजगता या फिर व्यवहार। देखिए ये भी 2019 में पूछा जा चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेट किया गया था, ठीक है, क्योंकि देखिए लोगोस का अर्थ ज्ञान नहीं होता, ठीक है। लोगोस का अर्थ क्या होता है? लोगोस का मतलब मैंने पहले भी बताया, लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करना, या फिर हिंदी में कह लीजिए अध्ययन करना। और साइकिक जो शब्द है इसको तो मैंने पहले, साइकी जो है इसको मैंने पहले बताया क्या, इसका ये दोनों ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है आत्मा, सोल, ठीक, आत्मा का अध्ययन जो है साइकोलॉजी कहलाता है। तो ये वाला जो है गलत है, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वां प्रश्न है कि शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है, ठीक है। शिक्षण शास्त्र किसका अध्ययन है? शिक्षा का, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया या फिर शिक्षण विधियां। क्या है शिक्षण? ठीक, बताइए। इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की विधियां। देखिए शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कई सारे शिक्षण की विधियों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। शिक्षण की तरह तरह की विधियां होती है, ठीक है, जैसे साक्षात्कार विधि, परीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, कई तरीके की विधियों में बांटा जाता है। मतलब शिक्षण शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षण की विधियों को, कि किस तरीके से शिक्षित बच्चों को शिक्षा दिया जा सकता है, कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, इन सारी चीजों की बात की जाती है। 20वां प्रश्न है कि परियोजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता
संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है, यह कथन किसके अनुसार कहा गया है? फिर से पढ़िए कि जो परियोजना है वो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, इसको किसने कहा था? S.C. पार्कर ने, J.A. स्टीवेंसन ने, W.H. किलपैट्रिक ने या फिर जॉन डीवी ने? किसने कहा था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, W.H. किलपैट्रिक। देखिए जितना भी मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराए, कथन वाले क्वेश्चन कराए कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, ऐसे प्रश्न जो है बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे टीचर का भर्ती हो या फिर बीएड का एग्जाम हो, टीईटी का एग्जाम हो या फिर कह लीजिए हॉस्टल वार्डन का, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो इसको आप एक जगह नोट करके रखे लीजिए, और ये सब जो है रिपीट होते रहते हैं बार बार, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 किस नंबर का प्रश्न है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? भूमिका है कि वह क्या करे? छात्रों की प्रतिक्रियाओं के अनुरूप पाठ का संचालन करे, शिक्षक के प्रदर्शन की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर अधिक ध्यान केंद्रित करे, ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करें जहां विद्यार्थी उत्तरदायित्व और आत्मशासन के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा खुद की कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों की कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं से रट के ही चले जाएं, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, ये किसी के द्वारा कथन तो नहीं है कि वो रिपीट हो सकता है। ऐसे कुछ प्रश्नों को आपको खुद का एक सोच समझ से आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर। और ये 2019 में पूछा जा चुका था। सोचिए ना कि अगर कोई शिक्षक है तो उसकी क्लास में क्या भूमिका होना चाहिए। तो भूमिका पहला ये कि छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुरूप पाठ का, मतलब जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके अनुरूप पाठ का संचालन हो, ये भी बिल्कुल कथन सही है। इसके बाद शिक्षक के प्रदर्शन की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर ध्यान केंद्रित होना, मतलब कोई शिक्षक है वो ज़्यादा दिखावा करे, प्रदर्शन करे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग वाला जो प्रोसेस है, अधिगम मतलब लर्निंग पर ध्यान केंद्रित हो कि वो कैसे अच्छे से सीख सकें। इसके बाद साथ ही साथ जो टीचर है उसको एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे विद्यार्थी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेल्फ कि एक आत्मशासन के साथ, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ प्रेरित हों और पढ़ाई करें। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्रॉपर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न है जो कि SEAE 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या इंग्लिश में, लेकिन मैं समझा दूंगा कि नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हमने पहले ही देखा निर्मितवाद। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब निर्मितवाद हमने शुरू में ही देखा। तो नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? अ फिलोसफी ऑफ लर्निंग विच एज्यूम्स दैट learning is an active process where learners internally construct knowledge, या फिर ऑप्शन बी है the teacher student relationship where the teacher constructs knowledge and impart it to the students, या फिर ऑप्शन नंबर सी a process of learning where there is a little inquiry and much hand on experiences, या फिर ऑप्शन 4 है कि a teaching process that is almost impossible to implement। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए जो नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर कह लीजिए कि ज्ञान का निर्मितवाद, ज्ञान निर्मितवाद का मतलब क्या होगा? एक ऐसा फिलॉसफी होना चाहिए लर्निंग का, अधिगम का एक ऐसा दर्शन होना चाहिए जो ये एज्यूम करता है कि लर्निंग एक ऐसा सक्रिय प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, जहां पर जो लर्नर्स हैं, जो अधिगम करने वाले हैं, वो इंटरनली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब अपने अंदर से वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, निर्मित करें। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 22वां हो गया। 23वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुवर्ड्स द क्राइंग चिल्ड्रन, द अबव स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत अधिक समय वेस्ट करते हैं या फिर टाइम लगाते हैं, स्पेंड करते हैं कहाँ पे? जो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? एरिक्सन के द्वारा, जॉन वॉटसन के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा या फिर बेंडूरा के द्वारा? किसके द्वारा ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉन वॉटसन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को भी लिख के रखिएगा कि जॉन वॉटसन ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अधिक टाइम व्यर्थ करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं कहाँ पे? जो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं उनके ऊपर। 24वां नंबर का प्रश्न की ओर देखते हैं।
24 से आगे का जो प्रश्न है वो शिक्षा मनोविज्ञान पे आधारित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ कि जो मैंने पहले ही बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक किसको कहा जाता है, तो मैं बता चुका कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को, ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनको ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब बाकी जो कुछ भी फैक्ट है मैं क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दूंगा, वहां पे सब पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान अध्ययन किया जाता है। पहला विकल्प है शिक्षा की उपयोगिता का, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, या फिर समस्याओं को मनोवैज्ञानिक साधन के तरीकों का। ये प्री बीएड 2018 में पूछा जा चुका है। तो बताइए कि किसका अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने की और शिक्षण की, मतलब सीखने की भी और दूसरे को सिखाने की भी प्रक्रिया का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खुद सीखने की भी और शिक्षण करने के भी, मतलब दूसरे को सिखाने के भी, दूसरे को शिक्षा देने की भी प्रक्रिया को सिखाया जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं उनको क्या कहा जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, मनोचिकित्सक या फिर मनोविश्लेषक, क्या कहा जाता है। देखिए, तो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जो एक विशेष प्रकार के समूह वाले, ठीक है, जो किसी विशेष प्रकार के जो समूह होते हैं उन तरह के बालकों का एक शिक्षण करते हैं, उनको अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि भाई इनको कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र या फिर शिक्षा का राजनीति। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षा का मनोविज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब शिक्षा का मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है कह लीजिए जिसमें छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने की प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षक जो है जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र की क्या आवश्यकता है और उनकी किस में रुचियां हैं। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है किसके लिए? किसी विषय पर व्याख्यान देने में, पूरे पाठ को पढ़ाने में, दल शिक्षण में या फिर एक कौशल के शिक्षण में। बताइए कि सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए लाभदायक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, एक कौशल के शिक्षण में। ठीक है, अगर किसी में स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं या फिर स्किल के बारे में किसी को पढ़ा रहे हैं तो उस समय सूक्ष्म शिक्षण जो है लाभदायक होता है। ये पूछा गया है 2016 में। 28वां प्रश्न है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज का सुधार, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना या फिर छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छात्रों की अंतर्निहित जो क्षमता होती है, उनकी जो एबिलिटी है, उनके अंदर जो क्षमता है, शक्ति है, उनको डेवलप करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टीपी नंद या फिर महात्मा गांधी। किसके द्वारा यह कथन दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप इस कथन को भी जरूर याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है कि एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एक को छोड़कर, एम को छोड़कर नहीं, एक को छोड़कर, सभी एक को छोड़कर है। मतलब कौन ऐसा एक विकल्प है जिसको छोड़कर बाकी सभी जो है प्रभावी शिक्षण का अर्थ सही है लेकिन एक गलत है। एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में ही रुचि रखता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो प्रभावी शिक्षण करता है वो कभी भी अपने छात्रों में दोष ढूंढने का काम नहीं करता है। ठीक है, दोष ढूंढने का काम नहीं है। प्रभावी शिक्षक जो है बच्चों की कमियों को दूर करता है।
न कि उसके दुष्प्रभाव को दर्शाता है या उसके अंदर क्या दोष है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है कि छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। कि मतलब कोई छात्र की कैसी योग्यता है, कैसी उसकी क्षमता है, क्या अंतर्निहित उनके अंदर योग्यताएं हैं, उसके अनुसार उसको अनुकूल बनाने में, अनुकूल चरित्र के निर्माण में किसका सबसे अधिक भूमिका होती है। अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सहपाठियों के व्यवहार की, या फिर बाहरी लोगों के व्यवहार की। क्या होना चाहिए आप सभी को बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर छात्रों के अनुकूल चरित्र का निर्माण करना है तो उसमें यह सबसे अधिक आवश्यक है कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र कैसा है। ठीक है, अगर मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे तरह कोई किसी का चरित्र निर्माण हो तो सबसे पहले मेरे अंदर उस तरह का चरित्र होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की जरूरत होती है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, ठीक है, जो धीरे सीखते हैं, तो आप क्या पसंद करेंगे। उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे, उन्हें निचली कक्षा में अवनत करेंगे, या फिर विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा। अगर मान लेते हैं हमको पता ही है कि हमारे क्लास में कुछ मंदग्राही हैं, कुछ स्लो लर्निंग वाले जो हैं, तो उनको क्या करेंगे, तो उनके लिए एक अलग तरीके से विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उनको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके लिए एक विशेष तरह की लर्निंग क्लासेस या फिर लर्निंग प्रोग्राम की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे। यदि ये देखिए टाइपिंग के समय यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, एग्जाम 2019 में डीएलएड में पूछा जा चुका है। यहाँ पे सी और डी विकल्प को देखेंगे तो सेम टू सेम टाइप हो गया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मान लीजिए आपको ABC 3 में ही छांटना है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। एक शिक्षक के नाते इनमें से किस व्यवहार को आप गंभीर मामला समझेंगे। यदि एक छात्र बहुत से प्रश्न करता है, यदि वह अपना गृह कार्य नहीं करता, या फिर जब आप पढ़ा रहे हो तो वह दूसरे छात्र से बात करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होना चाहिए। तो जब आप पढ़ा रहे हैं और दूसरे से बात कर रहा है तो एक गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि आपको उतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है कि बच्चे जो है सीरियसली या फिर रिस्पॉन्सिबल होके आपको समझे, आपको सुने और आपको जो पढ़ा रहे हैं उस चीज पर ध्यान दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व किसका होता है। शिक्षक पर, स्वयं बालक पर, समाज पर, या शिक्षक और माता पिता दोनों पर। तो इसका आंसर आप खुद के कॉमन सेंस से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा कि एक शिक्षक का भी कार्य होता है कि बालक के अंदर एक सर्वांगीण विकास करे, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करे, और एक माता पिता का भी उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, इसमें शुरुआत में हमने थ्योरी क्लास भी लिया, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी मैंने इंक्लूड किया जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। वो सारे फैक्ट्स को आपको नोट करके चलने लगा, और जो 30 इंपॉर्टेंट MCQ मैंने कराया जो कि कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, ठीक है, और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, तो इन सबको आपको अच्छे से करके जाना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उसको आपको याद करके जाना। हाँ, जो मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराए, कथन वाले कि ये कथन किसके हैं, वो सारे को एक जगह नोट करके रखिएगा और उसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन करके चला जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो कल डाला हुआ था, उसको आपने देखा है कि नहीं देखा होगा तो आप जाके जरूर देखिएगा। और ये आज का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हमने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा और मनोविज्ञान का हमने थ्योरी क्लास लिया और MCQ कराया आप सभी को। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब हॉस्टल वार्डन के लिए समय भी कम रह गया है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के शेयर भी करें। इसके अलावा हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज जो ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन के लिए अवेलेबल है। मैथ्स की क्लासेस भी है, ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस भी है, ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या पूछे जाएंगे, इंग्लिश तो हो गया, GS का भी, जो GS का 10 इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जो है डाला हुआ है, तो आप उसको भी जरूर जाके देखिएगा। तो सबके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।